नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करने वाले उस अहम मुद्दे की जिसको लेकर के इस वक्त पूरे देश भर में चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बीते कई दिनों से उथल पुथल जारी है। पहले भारत विरोधी उस्मान हादी की हत्या हुई, फिर बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में एक हिंदू दीपू चंद्र दास की इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पहले पीट पीट कर हत्या की और फिर उसे पेड़ से लटकाकर जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। और इन सब के बीच बांग्लादेश में बदलाव की एक उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन इसी उम्मीद के बीच राजबाड़ी से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। दर्शकों, यूनुस के राज में उग्रवादियों ने एक और हिंदू युवक को नोच नोच कर मार डाला है। दीपू चंद्र दास के बाद अमृत मंडल उर्फ सम्राट को कुछ हैवानों ने दबोच लिया, उसके बाद पीट पीट कर हत्या उसकी कर दी गई। इस बार अपराधियों को इश्निंदा का या बहाना नहीं मिला तो नया आरोप इजाद कर लिया गया और भरे बाजार में 29 साल के युवक को तब तक लात घूसे से मारा गया जब तक उसका दम नहीं निकल गया। इस घटना में एक बार फिर से पुलिस किसी काम नहीं आई है। पुलिस यहां पर मूक दर्शक बनी रही और जो तस्वीरें सामने आई है वो दर्शकों कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बांग्लादेश की आवाम पूछ रही है कि वहां पर किस तरीके से जो ये किया जा रहा है, किस नियत से किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग कब तक होगी, अब डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग को लेकर के बड़ा सवाल यहाँ पर किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग अभी भी जारी है। एक के बाद एक नए नए नाम सामने आ रहे हैं, चाहे दीपू चंद्र दास हो या अमृत मंडल हो। पहले दीपू चंद्र दास और अब अमृत मंडल का नाम सामने आ गया है। ये जो क्रम है, ये जो सिलसिला है, बदस्तूर जारी है। और ऐसे में अमृत मंडल को लेकर जानकारी कि भीड़ ने पीट पीट कर उसे मार डाला, तब तक मारा गया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया, जब तक उसकी सांसें नहीं चली गई। यूनुस राज में हिंदुओं पर इसी तरीके से अत्याचार हो रहा है, इसी तरीके से बर्बरता हो रही है। बांग्लादेश में हत्या और भारत में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्सा जो है बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका भारत में देखने को मिल रहा है। भारत की जनता अब सवाल खड़े कर रही है कि यहाँ पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो किसकी शय पर हो रहा है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद से लगातार खबरें सामने आ रही थी कि हिंदुओं पर अटैक अभी रुके नहीं है। उग्रवादी रात के अंधेरे में लोगों के घरों को बाहर से लॉक करके उनके घर में आग लगा रहे थे, लेकिन यूनुस के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तारिक रहमान की वतन वापसी से हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार अब थमने वाला है? क्योंकि रहमान ढाका में अपने संबोधन में भरोसा देते हुए नजर आए कि बांग्लादेश के लिए उनके पास एक प्लान तैयार है, बांग्लादेश की बेहतरी के लिए प्लान तैयार है और ये देश सभी धर्म के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए है। और ऐसे में अब आपको जानकारी देते हैं कि बांग्लादेश में रहमान आखिर शांति लाने का प्रस्ताव जो लेकर आए हैं, जो पहल करने आए हैं, वो क्या कुछ है। तारिक रहमान का बयान, नया बांग्लादेश है बनाना। सीधे तौर पर रहमान ने कई दफा बांग्लादेश फर्स्ट को लेकर बात कही है, दिल्ली, पिंडी, इन तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया। अब देखिए, रहमान का ये वादा जो है, बांग्लादेश में सभी धर्मों को सुरक्षा दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान बराबरी से बांग्लादेश में होगा। रहमान का संबोधन, मेरे पास बांग्लादेश के लिए प्लान तैयार है, खाका तैयार है, जिससे बांग्लादेश की उभरती तस्वीर वो पेश करेंगे। बांग्लादेश फर्स्ट की नीति के साथ काम करेंगे। अब देखिए, रहमान ने जब ये बात कही है कि अभी भी कई शक्तिशाली शक्तियां जो है वो काम कर रही है, बांग्लादेश में जो हस्तक्षेप हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन शक्तियों के द्वारा हो रहा है, डीप स्टेट्स के द्वारा हो रहा है, जो कि फायदा उठा रहे हैं। शक्तिशाली साजिशों के धैर्य और सावधानी बरती जाए, ये सीधे सीधे अलर्ट भी दिया है कि उनके बिल्कुल छलावों में नहीं जाना है, उनकी चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है। बांग्लादेश को उभारना है, बांग्लादेश को पहले जैसा बनाना है और युवा पीढ़ी भविष्य में बांग्लादेश का नेतृत्व करेगी। तारिक रहमान कह रहे हैं। अब आप याद कीजिए, तारिक रहमान ये वही व्यक्ति है जो कि 2008 में लंदन भागे थे। सुरक्षित बांग्लादेश निर्माण की जरूरत है। अब सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षित महसूस करे। इस
परिदृश्य से काम करना जरूरी है। साथ ही साथ रहमान जो शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं उसमें यहाँ पर पूरी तरीके से कहा गया है कि पहले जो बांग्लादेश था यहाँ पर हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान इक्वल अंदाज में किया जाता था, अब वैसी ही स्थिति जो है उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए दर्शकों, बांग्लादेश में अगले साल आम चुनाव है और चुनाव से पहले तारिक रहमान की वापसी कई मायने रखती है। इस चुनाव में बांग्लादेश अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में बीएनपी अगर चुनाव में जीत हासिल करती है तो तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सबके बीच फिलहाल जो बांग्लादेश के हालात है वो डरा देने वाले हैं। खासकर गैर मुसलमानों के लिए जो स्थिति है, हिंदू समुदाय पर बड़े हमले बढ़ रहे हैं, मंदिरों पर पथराव और घरों में आगजनी जैसी घटनाएं हो रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो जिंदगी है अब सुरक्षित है भी या नहीं, और आखिर कब रुकेगी भीड़ के नाम पर होने वाली ये बेरहम हत्याएं। ये सिलसिला कब रुकने वाला है, कब थमने वाला है, इसका सटीक जवाब किसी के पास अभी फिलहाल नहीं है। और यही वजह है कि बांग्लादेश में 13.5 से घटकर 8% से नीचे हिंदू आबादी दर्शकों पहुंच गई है। और इसका जवाब अब किसी के पास नहीं है। किसी को नहीं पता कि डेमोग्राफिक चेंज जो है हिंदुओं की आबादी में क्यों आया है, क्योंकि पिछले 2 साल में अल्पसंख्यकों पर 65 गुना हमले बढ़ गए हैं, 65%। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या में जो गिरावट है वो क्या दर्शा रही है, वो किस तरीके से सामने आई है, अब जरा जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। 4 दर्शकों को लेकर के जानकारी मिल रही है। यहाँ पर देखिए, मुस्लिम की आबादी, हिंदू की आबादी 2022 में किस तरीके से थी, 91% के करीब, और वही 8% जो है हिंदुओं की आबादी। 2011 में देखिए कैसा ये सिलसिला था। आप समझिए 1974 से अब 2022 को अगर यहाँ पर कंपेयर करेंगे, पैरेलली अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डेमोग्राफिक चेंज आपको नजर आएगा। यहाँ पर 1974 में 85.4% जो है मुस्लिम थे और हिंदुओं की आबादी आप देखिए 13.5%। अब वही कंपेयर कर लीजिए 2022 में जो स्थिति है, 91.1% मुस्लिम आबादी थी और वहीं हिंदू की आबादी अब कितनी रह गई है, मात्र 8%, जो कि चिंताजनक है। और साल दर साल जो ये बदलाव हुआ है, आप देखिए पहले 13.5%, फिर 12.1%, फिर 10.5%, फिर 9.3%, 8.5% कब था 2011 में, और 10 साल में महज देखिए 0.5% बदलाव हो गया है। ये 0.5 आपको सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर नंबर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसे में 1974 की जनगणना के अनुसार उस समय बांग्लादेश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 13.5% थी, यानी कि 13.5% वहां पर हिंदू रह रहे थे, जबकि मुसलमानों की जो संख्या है वो 85% के तकरीबन थी। इसके बाद हर दशक में ये अंतर और बढ़ता गया और गहराता गया, और ये जो खाई है ना हिंदू मुसलमान वाली, ये और ज्यादा बड़ी होती गई। 2022 की जनगणना पर अब आ जाते हैं। जब 2022 की जनगणना तक पहुंचते पहुंचते मुस्लिम आबादी जो है बढ़कर 91% हो गई है दर्शकों, और ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि हिंदुओं की आबादी इस तरीके से क्यों घट रही है। 8% अब हिंदू रह गए हैं, ये क्या दर्शा रहा है, ये डेमोग्राफिक चेंज क्यों हुआ है। ये पहला मौका था जब देश में हिंदू आबादी का अनुपात 8% से भी कम चला गया। ये तो हम 8% बता रहे हैं, लेकिन ये भी कुछ पॉइंट परसेंटेज है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि ये जो है गहरी साजिश है। ये आंकड़े एक साफ और लगातार दोहराए जाने वाले पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। जैसे जैसे बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ा है, वैसे वैसे हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर के जानकारी मिल रही है कि उनकी हिस्सेदारी जो है घटती चली गई है, यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस, उनको जो प्रायोरिटी मिल रही थी वो घटते चली गई है। फायदा उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इस बदलाव के साथ साथ अल्पसंख्यकों पर जो रिपोर्ट आए हैं उनमें साफ तौर पर ये रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि हमलों को लेकर, हिंसा को लेकर, लूटपाट को लेकर, उत्पीड़न को लेकर, उनके साथ हो रही बर्बरता को लेकर के जो घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ी है दर्शकों। और यही वजह है कि उनकी स्थिति जो है आज भी चिंताजनक बनी हुई है। जो ढाका की सड़कों पर हो रहा है वो इस वक्त चिंता
गहरी व्यक्त करवाता है लोगों के मनों में, और ये दिखाता है, दर्शाता है कि इस वक्त जो है यूनूस सरकार किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त बन गई है, कट्टरपंथी इस्लाम की तरफ उनका इंक्लिनेशन हो गया है। जनसंख्या में हो रहा है लंबे समय के बदलाव और बढ़ती हिंसा की घटनाएं ये इंडिकेशन दे रही है, संकेत दे रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के सुरक्षित और सम्मानजनक अस्तित्व को लेकर गंभीर और व्यापक स्तर पर सोचा जाना जरूरी है, विचार किया जाना जरूरी है। और हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अपराधों पर जहां भारत में आक्रोश है, वही बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है हम देख रहे हैं। भारत में भी तो मुसलमान जो है अल्पसंख्यक है, लेकिन उनकी स्थिति किस तरीके से है वो हम देखते हैं। यहाँ पर किस तरीके से का तवज्जो उन्हें दिया जाता है, और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या सलूक हो रहा है, इस पर बांग्लादेश में रह रहे हिंदू का दर्द भी आपको समझना बेहद जरूरी है। अब चलिए आपके सामने एक और डिटेल दे देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लाशों की तरह जी रहे हैं लोग। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि हम जिंदा है, लेकिन चलती फिरती लाशों की तरह जी रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मैं कौन हूं तो कल सुबह मेरी आखिरी हो सकती है। अब देखिए, ये दर्द है, हम जिंदा है लेकिन लाशों की तरह जी रहे हैं। ये यहाँ पर जो एक तरह से कहा जाए तो ये सेंटिमेंट है वहां के हिंदू का। लगातार हो रही हत्याओं और आगजनी की घटनाओं ने पूरे बांग्लादेश में डर का माहौल बना दिया है। दर्शकों, मानव अधिकार संगठन ने यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसको लेकर के प्रतिक्रिया दिया। 2025 में अब तक हिंसा में 184 लोगों की जान जा चुकी है। अब ये आंकड़ा बहुत डरा देने वाला है। 184 लोग जो है इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, इन हिंसाओं की भेंट चढ़ चुके हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अफवाहों या आरोपों के नाम पर हिंसा को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। वो तो कुछ भी कह दे, वो सीधे यही कह देते हैं कि सब अफवाह है। ये इसकी बड़ी वजह क्या है, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कर्नल शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ कनेक्ट है। संजीव श्रीवास्तव सर, विदेश मामलों की जानकार, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ इमदादुल्लाह बाबू, पत्रकार, बांग्लादेश से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बांग्लादेश से जो मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। और पहला सवाल आपसे ही, आप अभी, आपकी स्थिति ठीक है, वहां पर हालात क्या है बांग्लादेश में, सबसे पहले बताइएगा। इमदादुल्लाह जी, बांग्लादेश में अभी फेब्रुअरी में, हेलो जी जी जी, आ रही आवाज, बोलिए जी। बांग्लादेश में फरवरी तो इलेक्शन होने वाली है। अभी सब पार्टी इलेक्शन की तरफ मुड़े हुए हैं, झुके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो अवामी लीग सरकार के बाद यहाँ के आदमी सबसे ज्यादा जिसको मतलब कि अपना मैंडेट दिए हैं वो दल है बीएनपी। कल ही बीएनपी के जो मतलब एक्टिंग चेयरमैन है तारिक रहमान, वो बांग्लादेश में आए हैं लंदन से 17 साल बाद। तो उनको वेलकम किया गया यहाँ पे, उनकी पार्टी उनको बहुत अच्छे से वेलकम करी है। बहुत ही आदमी वहाँ पे आए थे। बोला जा रहा है कि 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख आदमी भी उनको हो सकते हैं। उनके वेलकम सेरेमोनियल जो मतलब के ढाका में हुआ है उसमें, तो वो लोग अभी आए हैं। तो उनके आने के बाद जो जाहिर सी बात है, जो बातें बता रहे हैं तारिक रहमान को लेकर के, अब रहमान जी वतन वापस आ चुके हैं। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से उनकी जो स्थिति है बांग्लादेश में वो किस तरीके का बदलाव लाते हैं। मेरे साथ मेरे खास मेहमान ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं, शिवदान सर जुड़े हुए हैं और संजीव सर जुड़े हुए हैं। पहला सवाल संजीव सर आपसे चाहूंगी मैं जानना, ये जो हम देख रहे हैं 17 साल बाद वतन वापसी हुई है तारिक रहमान की, और इस वक्त की स्थिति अगर मैं एनालाइज करूं तो अमेरिकन रिलेशंस भारत के साथ जिस तरीके से है, बांग्लादेश के रिश्ते जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ है, अभी हम अगर इस पूरे सिनारियो को एक तरह से एक ग्लोबल लेवल पर, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सोचे, तारिक रहमान की वापसी कैसे हेल्प करने वाली है इस पूरे सिनारियो को और ज्यादा बेहतर करने के लिए या थोड़ा मैच्योर करने के लिए इस रिलेशनशिप को? जो वापसी 17 वर्षों के बाद हुई है, ये एक सकारात्मक घटनाक्रम है। और मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में ऐसी सभी जो पार्टीज, ऐसे सभी जो लोग जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं,
और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते हैं, उन्हें प्रभावी भूमिका में आना चाहिए। क्योंकि जो बांग्लादेश में जो पिछले वर्ष 1 साल से और उससे भी ज़्यादा समय से जिस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें अपने दबदबे को बढ़ा रही हैं और उसमें जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट जिस तरह से संलग्न है, अन्य राष्ट्रों के महाशक्तियों के डीप स्टेट एलिमेंट्स जिस तरीके से उसमें सक्रिय है, तो ऐसे में जो बांग्लादेश की जो लोकतंत्र की जो स्थितियों को काफी संकट में डाल दिया गया है, उसको काफी अधर में डाल दिया गया है। और पिछले 1 वर्ष की जो घटनाएं 5 अगस्त 2024 के बाद विशेष रूप से अगर आप देखें तो लगातार जो है वहां पर एक डिग्रेडेशन हुआ है, डेमोक्रेसी की बैकस्लाइडिंग या क्षरण या पतन जो भी लें वो हुआ है। तो ऐसे में और चूंकि शेख हसीना भारत में है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली नेता हैं, लेकिन उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है, वो पार्टी को भी बैन कर दिया गया है। तो ऐसे में जो तारिक रहमान बांग्लादेश के लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है और मेरा ऐसा मानना है कि उनकी वापसी जरूर एक बांग्लादेश के अंदर आने वाले इलेक्शंस में एक सकारात्मक वातावरण ऐसी शक्तियों के पक्ष में बनाएगी कि जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। और इस बात की संभावना भी दिखाई देती है कि अवामी लीग का जो बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, वो चूंकि ऑप्शंस का अभाव है, हालांकि वो चाहे तो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, लेकिन जो भी वर्तमान समय में रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतों को हादी का नाम भी आया था ना। मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अगर ये कंपैरिजन सही ड्रॉ कर रही हूँ सर, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, ये हादी भी तो नाम सामने आया था, वो भी तो लड़ना चाह रहा था, एक बड़े दावेदार के तौर पर वो उभरना चाह रहा था, लेकिन किस तरीके का सलूक उसके साथ किया गया हमने वो भी देखा। अब तारिक रहमान आए हैं, उससे पहले बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में, तो उनके लिए भी तो एक कहा जाए कांटों का पूरा एक सेज जो है वो तैयार रखे कोशिश की जा रही है कि कैसे भी उनको रोका जाए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ। तो वो क्या आगे करने वाले हैं, उनके पास रास्ते क्या है? देखिए, जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे रितु जी, ताकि जो बांग्लादेश में आने वाले जो दिन है वो तारिक रहमान के लिए और पूरे बांग्लादेश के लिए काफी चुनौती भरे हो सकते हैं, क्योंकि जो साजिशों का दौर अभी भी जारी है। दीपू चंद्र दास जी की हत्या जिस तरह से हुई है और उस्मान हादी की हत्या जिस तरह से हुई, फिर अमृत मंडल की हत्या, इस तरीके की और भी घटनाएं वहां हो सकती हैं और भी बड़े पैमाने पर वो घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट जो फोर्सेस हैं वो वहां के समाज को, बांग्लादेश के समाज को अधिक से अधिक रिलीजियस लाइंस पर डिवाइड करना चाहते हैं। एंटी इंडिया रेटोरिक भी जो है रेडिकल्स ये कर रहे हैं और भारत को टारगेट करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है कि इस तरीके की जो साजिशों का जो दौर है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगा और जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आएंगे, ये जो लगभग जो 50 दिनों का जो समय है या उससे भी कम, वो समय काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। निसंदेह तारिक रहमान का जो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा। यदि उनको प्रधानमंत्री का जो पद मिलता है तो वो कांटों भरा ताज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तारिक रहमान और उनकी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही वर्तमान समय में बांग्लादेश के लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है और वही उन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग बांग्लादेश के हैं वो वर्तमान समय में तारिक रहमान से काफी उम्मीदें भी हैं। कल उन्होंने जो अपने बयान भी दिए हैं उसमें उन्होंने सभी को साथ में लेकर के चलने की बात कही है, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, अन्य कम्युनिटी के लोग हों। और जिस तरीके की उन्होंने अपने एक स्टेट्समैन जैसा जो भाषण दिया है वो एक अच्छा संकेत है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का मैं समझ पाऊं तो रोल जो है डीप स्टेट्स का है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है बांग्लादेश के सिनारियो में। ट्रंप की भी एंट्री हो गई है, लेकिन वो किस लिमिट तक रहती है, क्या उसका असर होता है, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं वहाँ पर। क्या होता है वो भी आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। यूके देवनाथ सर, आपसे मेरा सवाल ये कि हम जब देखते हैं डेमोग्राफिक चेंज को लेकर, मैंने एक यहाँ पर आंकड़ा भी दिया दर्शकों को, समझाया कि किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज बांग्लादेश की हुई है। वहाँ पर अगर मैं 1974 का जिक्र करूँ, वहाँ पर जो जनगणना हुई 85.5% के तकरीबन वहाँ मुस्लिम्स थे एंड 13.5% हिंदू थे। यह आंकड़ा 2022 आते आते सर महज 7.56% हिंदू रह गया है
और मुस्लिमों की स्थिति आप देखिए 91 से भी ज्यादा बढ़ रही है। पॉइंट परसेंटेजेस कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो है इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी आबादी आती है, सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है या फिर फेवरेबल लग सकता है कि 0.5% ही तो बदला है, लेकिन वो 0.5% नंबर्स में अगर हम कैलकुलेट करें तो बड़ा नंबर होता है। और हम जो देख रहे हैं सर, हर दिन हिंसा हो रही है, दीपू चंद्र दास हो, अमृत मंडल हो, कोई और अन्य व्यक्ति हो, हिंदुओं के घर की स्थिति हो, उनको जलाया जा रहा है, साथ ही साथ मीडिया हाउसेस को आग के हवाले किया जा रहा है, ये सब जो हो रहा है सर, तो ये पैटर्न क्या बताया जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो वार्तालाप की शुरुआत अच्छी चीजों से करूंगा। जी। दीपू चंद्र दास के केस में 7 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया गया है, दर्शाता है कि कानून कुछ हद तक काम कर रहा है। अमृत मंडल के केस में भी मामला ऐसा चल रहा है कि वहाँ के जो एएसपी हैं, जिनका नाम देवव्रता सरकार है, यानी एएसपी हिंदू हैं, उन्होंने भी बयान दिया है कि मामले की छानबीन चल रही है। अभी तक जितनी एएसपी उनका पर्सनल जो बयान है, वो कह रहे हैं कि अमृत मंडल जो है वो वहाँ का नामी ग्रामी हैवी वेट था और शायद उगाही के काम में लिप्त था। वो अपने एक नंबर 2 के साथ, नंबर 2 का नाम भी मुस्लिम है, तो वो उगाही करने गया था जब गांव वालों ने उनको घेर लिया और पीटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की पुलिस जो है, जिसका कि मोराल पिछले 1 साल से काफ़ी गिरा हुआ था, क्योंकि जो उपद्रवी थे वो बांग्लादेश के पुलिस के कांस्टेबल्स, उनके एसएचओज, उनके ऑफिसर्स को अटैक कर रहे थे, घर में अटैक कर रहे थे, थानों पर अटैक कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आस्ते आस्ते बांग्लादेश की पुलिस जो है वह थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक हिंदुओं की आबादी की बात है, बांग्लादेश में चिंता का विषय तो है ही। आज़ादी के बाद से ही लगातार वहाँ पर हिंदुओं की संख्या में कमी आई है। कुछ चीज़ें समझने की बात है। एक तो बड़ी तादाद में हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत में पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं, ख़ास तौर से वह हिंदू जो कि बॉर्डर एरियाज़ के पास में रहते हैं या जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा डेमोग्राफिक चेंज का एक बड़ा कारण है, जो कि दुनिया के कई देशों में लागू है, भारत में भी लागू है, कि ऑन एन एवरेज बांग्लादेश में अगर आप पिछले 40-50 साल में देखें, हिंदू फैमिलीज़ में 2-2 बच्चे पैदा हुए हैं, जबकि बांग्लादेश में और दुनिया के कई दूसरे देशों में या हिंदुस्तान में भी मुस्लिम फैमिलीज़ में 3-3 बच्चे पैदा हुए हैं। बात यह है कि अभी अगर वहाँ 8% हिंदू बाकी हैं, तो क्या वो अब से सम्मानजनक जीवन वहाँ व्यतीत कर पाएंगे? अभी पिछले अगस्त के बाद से जो वहाँ पलायन हो रहा है, बॉर्डर पर हम देखते हैं रोज बड़ी तादाद में बांग्लादेशी क्रॉस करके भारत की तरफ आ रहे हैं। इनमें ज़्यादातर हिंदू हैं, जिनको कि फिर हमारी बीएसएफ वापस बांग्लादेश में ढकेल देती है। तो चिंता का विषय है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश की हाई कमीशन के संपर्क में है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब इलेक्शन होंगे और बीएनपी पावर में आएंगी। सारे इंडिकेशन यही बता रही है कि सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी। ये मुझे बताइएगा, तारिक रहमान को लेकर जो बात हो रही है, अगर मैं कंपेयर करूं फिलहाल की स्थिति में, यूनुस जो है, जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं इस वक्त गद्दी पर, यूनुस और अभी फिलहाल तारिक रहमान को अगर मैं कंपेयर करूं, इफ ये सिनारियो बनता है कि इन दोनों के बीच में कॉम्पीट किया जाए कमान के लिए, ये कहा जाए कि यूनुस या रहमान, ये सवाल अगर जनता के पास हो तो जनता किस पर जाएगी? मुझे समझ में आता है कि यूनुस जिस तरीके के एक्सट्रीमिस्ट है, लोग रहमान के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपका पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक और पॉइंटर ये कि 2008 में वो भी तो भागे थे ना, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत बढ़िया तो रहा नहीं है। जी हाँ, देखिए 2007-2008 में क्या हो रहा था ये समझना पड़ेगा। बांग्लादेश में क्या होता है कि एक बार अवामी लीग की सरकार बनती है तो वो बीएनपी के जितने दिग्गज लोग होते हैं उनके खिलाफ पुलिस केस, कोर्ट केस, करप्शन केस खोल देते हैं। उल्टा भी होता है, जब जब वहाँ बीएनसी की सरकार आई है तो तब वो अवामी लीग के जो लीडरान हैं उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस या पुलिस केसेस, उनको कोर्ट केसेस में फंसा देती है। ये वहाँ ट्रेडिशन रहा है। 2007-2008 के दौरान एक और चीज जो ऐड कर गई
वो थी कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने 1971 के मुक्ति वाहिनी के युद्ध के समय पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था, उनके ऊपर केस चलाए गए। अब ये केस सच थे या नहीं थे ये तो बांग्लादेश की कोर्ट ही तय करती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में 1971 में जिन जिन बांग्लादेशियों ने मुक्ति वाहिनियों के विरुद्ध पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था उनको प्रताड़ित किया गया, चाहे कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के बाहर। इसी तरह से जो बीएनपी के कार्यकर्ता थे उनको भी, बीएनपी के लीडर्स पर भी अलग अलग चार्जेस लगाए गए जिसमें करप्शन चार्जेस भी थे। ये बांग्लादेश में हमेशा होता है, जब बीएनपी पावर में आती है तो वो अवामी लीग के लीडर्स के खिलाफ भी करप्शन चार्जेस लगाती है। यानी कि ये एक तरह से सिचुएशन जो है अभी कहा जाए तो बाय हुक और बाय क्रूक अभी वहाँ की जनता चाहती है कि स्टेबलाइज हो जाए, पहले वहाँ की जो स्थिति है, पॉलिटिकल ऑर्डर है वो पहले स्टेबलाइज हो, उसके बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म हो, गवर्नमेंट अब जनता के लिए काम करे। अभी तक तो किसके लिए काम कर रही है वो हम देख ही रहे हैं। और बांग्लादेश से मेरे एक मेहमान जुड़े हुए हैं, इमदादुल्लाह जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी बांग्लादेश की जनता क्या चाह रही है? वहाँ रहमान गद्दी पर आए, क्या इस कंटेक्स्ट के साथ लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं? रहमान के फेवर में क्या लोग हैं या और कुछ और वहाँ पर अंडर करंट चल रहा है? जी, हम आपकी जो बात है वो हम बहुत कोशिश सुन रहे थे। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आप कह रही थी कि बांग्लादेश में हिंदू जो भाई वो हैं उन लोग की तादाद कम रही है, इसके ऊपर आप लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं जी। इसके ऊपर पहले हम जैसा गुफ्तगू करना चाहते हैं आपके साथ। जो है बांग्लादेश में कुछ दिन तक एक औलाद का मतलब पॉलिसी था, क्योंकि हमारे जनसंख्या बढ़ जा रही थी तो हिंदू मुस्लिम सब एक औलाद के लिए जो है हम लोग यहाँ पे कैंपेन था, 2 तक लिया जा सकता है। अभी भी ये वाला कैंपेन चल रहा है, क्योंकि आपको पता है अभी हम लोग की यहाँ मतलब जनसंख्या करीब 18 करोड़ हो गई है। तो ऐसा स्थिति में भी जो है हिंदू की कम है, तो वहाँ भी जो है उन लोग को जो है मतलब हिंदू का कमने का एक मतलब कि हम लोग ये देख रहे हैं, टेंडेंसी देख रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ काम कर रहे हैं। जी, दूसरा टेंडेंसी जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश के साथ 104 इनक्लेव्स थे बांग्लादेश के मतलब भारत के बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के साथ 54 इनक्लेव्स थे भारत के अंदर। जब लास्ट प्राइम मिनिस्टर मतलब के शेख हसीना पावर में आई थी तब ये सब इनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था, इंटर एक्सचेंज। तब यहाँ पे जो बांग्लादेश में जो हिंदू लोग थे वो लोग प्रिपेयर किए कि वो लोग इंडिया में चले जाएंगे, तो उनके माइग्रेशन की वजह से बांग्लादेश में जो है काफी हद तक जो कि आप बोल रही हैं नजर में पड़ने लायक एक संख्या जो है मतलब अचानक से जो है कम गए बांग्लादेश में। तो लेकिन इमदादुल्लाह जी, क्योंकि आप वहाँ पर पत्रकार हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी वहाँ की पता होगी, चल क्या रहा है वहाँ पर ये आपको पता होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो खबरें हम भारत में सुन पा रहे हैं वो ये सुन रहे हैं कि वहाँ पर घरों को चेक किया जाता है कि अगर हिंदू का घर है उसको जला दिया जाए, हिंदू व्यक्ति है उसे परेशान किया जाए, बर्बरता हो, ये इमेज हमारे सामने आ रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ये आप मुझे बताइएगा, और वहाँ की आवाम अब क्या चाहती है? अब तारिक रहमान वापस आए हैं, तारिक रहमान चाहती है या यूनुस ही चाहती है? मैं बोल रहा हूँ जी सरेआम बांग्लादेश में सरेआम हिंदू किलिंग नहीं चलता है। बांग्लादेश में जो सब चल रहा है 2-1 टारगेट किलिंग हो रहा है, इसका भी कोई कारण हो सकता है जो कि आप बोल रहे थे डीप स्टेट काम कर रहा है यहाँ पे, क्यों कि यहाँ का बांग्लादेश को अनस्टेबलाइज किया जा सके। यही अगर टारगेट है तो इसीलिए टारगेट करके जो है हिंदुओं लोग को मारा जा रहा है। ये सही बात है कि डॉक्टर यूनुस आइन श्रृंखला मतलब के जो है लॉ एनफोर्समेंट के व्यापार में एकदम ही जीरो है। हम लोग सब कोई परेशान है क्योंकि अभी किसी के यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, इवन मुस्लिम का भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारा भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश ये है कि पहले दीपू दास आप जैसा बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ हो रहा है, यानी कि टारगेटेड तौर पर वहाँ पर लिंचिंग हो रही है, हिंदुओं की हो रही है। मैं यहाँ पर हिंदुओं पर ज़्यादा इसलिए फोकस करी क्योंकि वो भारत से भी कई हिंदू वहाँ पर हैं और हम उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। हम सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या किया जाए, एक भारत की तरफ से कैसा रिएक्शन दिया जाए जिससे कि उनकी जो जान है वो सुरक्षित रहे। देखिए ऐसा है
जिन शक्तियों ने बांग्लादेश से शेख हसीना को सत्ता से हटाया था, वही शक्तियां इस तरह का ट्रेवल बांग्लादेश में करा रही हैं कि हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ जो किया जा रहा है उनको, वो सब वही शक्तियां करा रही हैं। अभी जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस्लामिक कट्टरपंथ के कारण पाकिस्तान की आज हालत जो हो गई है, अब वही पाकिस्तान की उसी पाकिस्तान के आईएसआई ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कराया है। और इनका सबसे बड़ा गोल्डन फॉर्मूला ये रहता है कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को बढ़ावा दो, उसके द्वारा एक डर का माहौल पैदा करो, जिससे माइनॉरिटी जो है या तो बांग्लादेश को छोड़ के चली जाए या उनकी संख्या कम हो जाए और वो बिल्कुल डरी हो जाए, डर करके जो ये चाहें वो ही करें। तो इसलिए जिन शक्तियों ने बांग्लादेश में शेख हसीना की चुनी सरकार को सत्ता से हटाया है, वही शक्तियां अभी बांग्लादेश में एक्टिव हैं। और उन्हीं शक्तियों के कारण बांग्लादेश इस स्थिति में आ गया कि चारों तरफ ये जो डर का माहौल फैला हुआ है, तरह तरह के एजिटेशन हो रहे हैं, तरह के वो जैसा कि पत्रकार महोदय ने बांग्लादेश वाले ने बोला है जी। तो ये है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश को ये होगा कि अभी कुछ खबर आ रही है कि बांग्लादेश में अनाज का भंडार खत्म हो रहा है, जबकि बांग्लादेश इससे पहले इस स्थिति में था कि जो विकसित देशों की स्थिति में आ गया था और उसका जो विकास था वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा था। तो इसलिए इस सर्वे दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश जैसे प्रोग्रेसिव कंट्री को, जो प्रगतिशील देश को वापस उसी गरीबी में डालने की स्थिति है, इससे बांग्लादेश की जनता को समझना चाहिए। बाहरी शक्ति का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर के आप हिंट यहाँ पर दे रहे हैं। यूके देवनाथ सर, इसी पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसी बात पर तो तारिक रहमान ने भी इंडिकेट किया था। तारिक रहमान भी तो यही कह रहे थे ना कि हम बांग्लादेश फर्स्ट की नीति के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक और जिक्र इसके साथ उन्होंने ऐड ऑन किया कि दिल्ली और पिंडी दोनों की नहीं चलेगी, हम दोनों की नहीं सुनने वाले, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनके हिसाब से नहीं चलेगा। यानी कि आप पाकिस्तान को लीजिए या दिल्ली को लीजिए, हम दोनों ही चीज़ों को अगर एक पैरेलली ड्रॉ करें तो अभी तो तारिक रहमान फिलहाल, मुझे जैसा समझ आता है स्थिति के हिसाब से, वो ये समझ आता है कि बांग्लादेश में तारिक रहमान अगर आते हैं तो वो थोड़े से एडमेंट बिहेवियर के साथ हमारी सरकार के साथ रहने वाले, उनके रिलेशनशिप्स। देखिए, बांग्लादेश में जब भी बीएनपी की सरकार आती है तो वो भारत के साथ थोड़ा तटस्थ भूमिका निभाती है। जब भी वहां पर अवामी लीग की सरकार आती है वो भारत के साथ थोड़ा ज्यादा घुल मिल कर रहती है। तो अभी तारिक रहमान अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जाहिर बात है सारी इंडिकेशन ये है कि बीएनपी ही सबसे बड़ी पार्टी होगी, तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हो सकता है उनको छोटी मोटी एक आध पार्टीज का बाह्य सपोर्ट लेना पड़े। तो ऐसे में जब वो कहते हैं कि वो देखिए, बांग्लादेश में जो अभी उनका क्या काम है तारिक रहमान का, कि भारत विरोधी जो आम भावना वहां पर है उनको कैसे बीएनपी के फोल्ड में लाएं। तो जाहिर बात है पॉलिटिकल कारणों की वजह से वो कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे कि जो भारत विरोधी वोटर है बांग्लादेश में, थोड़े से हैं, वो ये सोचें कि तारिक रहमान भारत के ज्यादा निकट हैं तो उनका वोट प्रतिशत कम हो सकता है। तो ये एक पॉलिटिकल बयान है। इसी तरह से जब वो कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान की बात करते हैं, ये समझना पड़ेगा कि अवामी लीग जब पिछले 15 साल से वहाँ थी पावर में, तो पाकिस्तान को करीबन टोटली दरकिनार कर दिया गया था, काट दिया गया था। तो अब तारिक रहमान को मालूम है कि अगर जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, जाहिर बात है वहां पर भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में काफी बड़ी आवाम ऐसी है जो कि अभी भी उनके दिल में पाकिस्तान के लिए थोड़ी नरम जगह है। जैसे बिहारी मुस्लिम्स जो भारत से गए थे वो बांग्लादेश में हैं, तो उनके वहाँ हमेशा पाकिस्तान के थोड़ा ज्यादा पास रहे हैं। तो इन लोगों को भी तारिक रहमान नाराज नहीं करना चाहते हैं, तो वह कोई बयान नहीं देंगे कि पाकिस्तान को आउट कर देंगे, क्योंकि अगर वो कोई गलती से ऐसा बयान कर देते हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश की पॉलिटिक्स और बांग्लादेश की इकोनॉमी से दूर रखा जाएगा, पर फिर भारत के लिए बेस्ट क्या है सर? अगर मैं फिर अभी से सीधे लेमैन लैंग्वेज में अगर आपसे जानना चाहूँ
तो भारत के लिए बेस्ट क्या है? क्योंकि यूनुस तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सोच है, हमारी जो नीति है उसके अगेंस्ट यूनुस है, तो यूनुस को तो नहीं हम लोग करेंगे प्रमोट। तो फिर हम प्रमोट किसको करेंगे? तारिक रहमान को या कोई और अन्य पार्टी या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो आए इन पिक्चर? मैं विदेश मंत्रालय का बयान जो आया है, भारत किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा है। राइट। भारत जो है बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, ये विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली स्टेट किया है। लेकिन हाँ, अवामी लीग लड़ नहीं रही है और हम अभी टीवी पे जो पैनलिस्ट हैं, हम सबका ये अंदाजा है कि जो वहाँ धार्मिक कट्टरवादी पार्टी हैं जैसे जमाते इस्लामी हैं, ये अगर पावर में आती हैं तो उनका रुख क्लियरली बहुत ही भयंकर तरीके से भारत विरोधी होगा, हिंदू विरोधी होगा जी। तो हम भारत के जो आम अवाम है, हम चाहते हैं कि वहां पर कट्टरवादी ताकतें पावर में ना आए। अब बीएनपी काफी मॉडरेट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये धारणा समझना पड़ेगा कि बीएनपी अगर पावर में आती है और आएगी, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले तो उन्होंने अपने गृह मंत्रालय को, आर्मी को और पुलिस को मजबूत करना है कि अराजकतावादी तो तत्व हैं उनको कंट्रोल में लिया जाए। इस एक कदम से ही आप देखेंगे कि हिंदुओं के खिलाफ जो आगजनी या दुर्व्यवहार हो रहा है वो कम हो जाएगा। बीएनपी कभी भी भारत के साथ बहुत ज्यादा मित्रतापूर्ण रवैया नहीं करती है, लेकिन दुश्मनी का रवैया भी नहीं करती है। लेकिन अगर, जैसे थियोरेटिकली बताता हूं, अगर जमात वहां पावर में आती है या एनसीपी का जैसा रुख रहा है, अगर ये लोग पावर में आते हैं, ये असेसमेंट बट ये अभी बहुत एनालाइज करने योग्य है कि वहां पर रहमान को लोग ले कितना सीरियस रहे हैं, और वहां पर अगर ले रहे हैं सीरियस तो जरूर उसके पीछे भी मकसद ये होगा कि बांग्लादेश की बेहतरी हो, बांग्लादेश जो करंट सिनारियो है उससे बाहर उभरे और बांग्लादेश जो है अपनी स्थिति को मजबूत करे आगे। इससे पॉलिटिकल ऑर्डर का मुझे लगता है कि फिलहाल की स्थिति में ताल्लुक नहीं है, वो चाह रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन की ओर बांग्लादेश आगे बढ़े। संजीव श्रीवास्तव सर, अब आपसे सवाल मेरा ये है कि रहमान रिटर्न हो चुका है, अब रहमान इज इन बैक इन एक्शन, और 17 साल का बाहर बैठकर देखकर परखकर एक्सपीरियंस लेकर लंदन से वो आए हैं। बांग्लादेश में क्या चल रहा था, बांग्लादेश में क्या सिचुएशन बनी, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है, मुसलमानों की स्थिति क्या है, वो पूरा परख कर आए हैं सर, 17 साल तक देख कर आए हैं। अब ये सवाल उठेगा ना वाजिब तौर पर, क्योंकि वो पूरा एनालाइज कर चुके सिचुएशन को एक बाहरी पर्सपेक्टिव से, बांग्लादेश से बाहर रह करके, तो वो समझ रहे हैं। और क्या अब उसका फायदा रहमान को मिलने वाला है? निसंदेह इसका बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा। अब वो जाहिर है कि 2008 से 17 वर्षों का एक लंबा अंतराल है, 60 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है, और जाहिर है कि उम्र के साथ और तमाम उतार चढ़ावों को देखने के बाद जो अनुभव आते हैं उससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। और अभी तक जो उन्होंने बयान दिए हैं वापसी के बाद या उसके पहले भी, आने से पहले जो फाइनेंशियल टाइम को इंटरव्यू दिया था, वो सारे जो बयानों से बहुत स्पष्ट है कि उनके अंदर एक मैच्योरिटी, एक स्टेट्समैनशिप जरूर दिखाई देती है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये वो बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो माइनॉरिटीज़, हिंदू कम्युनिटी की जो सुरक्षा है उसको इंश्योर करने के लिए बड़े कदम उठाएंगे। और जो भी ऐसे रेडिकल्स हैं, देखिए एक जो अंतर, ऋतु जी, मैं अवश्य चर्चा करना चाहता हूँ जी, कि पहले की जो बीएनपी की सरकारें रहीं, 3 बार खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। 1991 से 1996 तक पहला टर्म था, 96 में एक दूसरा बहुत ही अल्पकालिक उनका टर्म था, और उसके बाद 2001 से 2006 तक वो तीसरी बार शासन उन्होंने किया। और उस कार्यकाल के जो उस समय का जो बीएनपी था, उसका जो जमाते इस्लामी के साथ बहुत ही क्लोज अलायंस रहा है। और चूंकि जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो कॉमन इनमी अवामी लीग थी, और अवामी लीग का एक डोमिनेटिंग जो प्रेजेंस था, उसको चैलेंज करने के लिए भी ये बीएनपी और जमात साथ में रहते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब जो है अवामी लीग साइडलाइंड है, शेख हसीना देश से बाहर हैं, और ऐसे में ये जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश है वो बीएनपी की मेन राइवल है। और सिर्फ बीएनपी, सिर्फ जमात इस्लामी क्या नहीं, कुल मिलाकर इसे ऐसा देखा जाए कि रहमान की वापसी से, इफ ही इज बैक इन द कंट्री,
तो हम अब जमात की जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शैडो डाउन होगी। संजीव सर, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? कंप्लीट कर लूं जरा अपनी। जी जी जी। देखिए, उसका परिणाम ये है कि अब जो जमात इस्लामी बांग्लादेश का एक दबाव बना रहता था बीएनपी के ऊपर, वो दबाव अब नहीं है। अब और देखना होगा कि आगे आने वाले समय में बीएनपी कैसा परफॉर्म करती है। यदि वो अपने बलबूते पर इतनी बड़ी संख्या में सीटें ला लेती है कि उसको किसी अलायंस वगैरह की इक्का दुक्का की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे में तो जो बीएनपी का जो रुख है वो बांग्लादेश के अंदर भी और भारत के प्रति भी वो पिछली सरकारों जो बीएनपी की रही हैं उनसे भिन्न होगा, कहीं ज्यादा सकारात्मक होगा, सहयोगात्मक होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जो बीएनपी की जो लीडरशिप पहले भी भारत के साथ उनके जो संबंध सामान्य रहे हैं, जैसा कि देवनाथ सर ने कहा, हालांकि शेख हसीना के जो कार्यकाल के दौरान ये स्वर्णिम कहे जा सकते हैं, गोल्डन पीरियड भारत और बांग्लादेश के रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बीएनपी का जो कार्यकाल 3 टर्म्स रहे, उसमें एक सामान्य संबंध रहे। और अभी भी आप देखिए तो जब खालिदा जिया जब बीमार पड़ी तो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उनको मदद का ऑफर दिया, मेडिकल हेल्प का ऑफर दिया, और बीएनपी ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। बीएनपी की तरफ से बयान आया कि हम आपके इस तरीके के जेस्चर की बहुत सराहना करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी 2015 में जब बांग्लादेश गए थे तो वो खालिदा जिया से मिले भी थे, और खालिदा जिया भी अनेकों बार भारत आई हैं। 1992 में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर भारत आई थी, बाद में भी उन्होंने यात्राएं की। तो खालिदा जिया के भी भारत के साथ अच्छे संपर्क रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि तारिक रहमान के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो सामान्य रहेंगे, पिछले सरकारों से कहीं ज्यादा अच्छे रहेंगे, मैं इस रूप से देखता हूँ। ठीक है, मेरे साथ बांग्लादेश से पत्रकार मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं, इमादुद्दुल्ला जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सर ये मुझे बताइएगा, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, संजीव सर ने भी जिसको लेकर पॉइंट आउट किया है वो ये किया है कि अभी रहमान साहब एक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। वहाँ पर हिंदुओं की जो स्थिति है, हिंदुओं की जो कंडीशन है, पहले दीपू दास, अमृत मंडल और जाने कितने नाम होंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज अगर रहमान के सामने है वो आप बांग्लादेश से, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, क्या आप मान रहे हैं? जी बेशक, यहाँ पे अभी जो गवर्नमेंट नेक्स्ट में आएगी वो रहमान साहब की आए या दूसरी कोई भी गवर्नमेंट आए, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको सबसे पहले पीस रिस्टोर करना है। पीस रिस्टोर करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जो चूर दिया गया था, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो एकदम ठप पड़ गए थे, उन लोग को एक्टिव करना पड़ेगा। ये वाला चैलेंज तारिक रहमान के सामने बहुत बड़ा होगा अगर वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए। अगर यहाँ की जनता उनको वोट दी और वो अगर सत्ता पाए तो उनके लिए सबसे पहला काम करना है यही वाला। इसके बाद जो बात है कि बांग्लादेश का इकोनॉमिक सिचुएशन जो कि अभी जो फिलहाल जरा सा खराब चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कम गए हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन जरा सा गो डाउन है। इस सिचुएशन को से बांग्लादेश को निकालना नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही वहाँ पर गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो अभी नेतृत्व कर रहे हैं देश का, वो क्या टॉकिंग टर्म्स में भी किसी के साथ नहीं है? इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट कि अपने देश की आवाम की बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मतलब डॉक्टर यूनुस तो एक इंटरिम गवर्नमेंट है। उनके समय में कोई भी इन्वेस्टर जरूर यही सोचेगा कि क्यों हम यहाँ पे जाएं इन्वेस्ट करने। अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आके मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही हूँ, मैं पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि गवर्नमेंट को लेकर के बेशक इंटरिम गवर्नमेंट हो, लेकिन काम तो जनता के लिए ही कर रहे होंगे ना। तो जनता की सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है कि हिंदू मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, लेकिन एक शब्द उनकी जबान से नहीं निकल रहा है। यानी कि मौन चुप्पी उन्होंने जो दी है वो एक स्वीकृति है इसको लेकर। नहीं, ऐसा बात नहीं है यूनुस साहब। यहाँ पॉलिटिकल जो सब सिचुएशन है कि यहाँ पे जनता का डिमांड पहले था कि जो 36 मतलब कि जुलाई में जो सब हुआ है हत्याकांड, जो रेवोल्यूशन के वक्त, उस रेवोल्यूशन के जो लोग मारे गए हैं उन लोग के लिए सही विचार करना पड़ेगा, मतलब कि उन लोग को सही जस्टिस मिलना चाहिए। ये वाला सबसे जिस वजह से यूनुस गद्दी पर आए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ इमदादुल्ला जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ ये मुझे समझाइएगा, जो उनका पॉइंटर था, शेख हसीना जब देश छोड़ के गई, वो आए ही थे एक देश के प्रमुख के तौर पर ना, तो देश के लिए काम करेंगे,
और ऐसे में अगर इस वक्त मैं ये पॉइंट या क्वेश्चन आपके सामने पुट अप करूं कि अभी की सिचुएशन में बांग्लादेश के लिए बेस्ट कौन रहने वाला है, अभी यूनुस, रहमान या शेख हसीना वापस आ जाए, ये बेहतर होगा? यूनुस साहब का ऑप्शन में रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं। हाँ। ठीक है, यहाँ के आदमी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई बिलोंग नहीं करता तो जाहिर सी बात है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं ना बिलोंग करेगा। इसके बाद फिर कोई रेवोल्यूशन होगा, फिर उनको जाना पड़ेगा। सही बात है यहाँ पे, क्योंकि बांग्लादेश के आदमी जिन लोग हैं, जो जनता है, वो लोग सब कोई जो है एक मतलब डेमोक्रेटिक एक्सचेंज के ऊपर बिलीव करते हैं। डेमोक्रेटिक एक्सचेंज में अगर बिलीव होगा तो यहाँ पे जो इलेक्शन होगा, फिलहाल नेक्स्ट इलेक्शन में मेरे ख्याल से अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का जो राय है, और यहाँ पे जो है जैसे कि अवामी लीग को बैन किया गया है, अवामी लीग का इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना कोई मतलब मुमकिन नहीं है, हम लोग जो देख रहे हैं अभी तक। लेकिन फिर भी कुछ बात चल रही है कि अवामी लीग को जो है रिफाइंड अवामी लीग को लाना चाहिए। लेकिन अगर रिफाइंड भी किया जाएगा अवामी लीग को, शेख हसीना को बाहर रख के, तो वो भी टाइम लेगा, क्योंकि वो समय सापेक्ष होगा। राइट, दैट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और शिवदान सर, इसी पर मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने एक जो ऑप्शन दिया वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दिया, नॉट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी या किसी अन्य पार्टी। यूनुस जब आए थे सत्ता में तब भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं थे, लेकिन आज भी सब कुछ कंट्रोल में उनके हाथ में है ना। लेकिन इसके अलावा मैं पूछूं, अभी जमात को लेकर जो बात सामने आ रही है, रहमान साहब बार बार कई दफा कह चुके हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होगा, सभी धर्म इक्वली जी पाएंगे, इस वादे के साथ वो जनता के बीच आए हैं। अब आने वाले समय में क्या हम इसे ऐसे देखें कि रहमान रिटर्न्स एंड जमात एग्जिट? देखिए, ऐसा है, जैसा रहमान साहब की जो आउटलुक से पता लग रहा है कि वो प्रॉपर प्रजातांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में जो होता है कि सारे रिलीजन्स की पूरी रिस्पेक्ट की जाती है और हर सिटीजन को उसका रिलीजन का राइट दिया जाता है। तो इसलिए उनके आउटलुक से यही लग रहा है कि उनका आउटलुक प्रोग्रेसिव है, और वो जो है इस प्रोग्रेसिव आउटलुक में वो किसी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को एनकरेज नहीं करेंगे। और ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही फेवरेबल होगा, क्योंकि बांग्लादेश की तरक्की इसलिए हुई है, पिछले उधर पाकिस्तान नीचे जा रहा है, बांग्लादेश तरक्की इसलिए की थी कि बांग्लादेश में पिछले 15 साल से एक प्रोग्रेसिव सरकार चल रही थी, जिसके द्वारा बांग्लादेश का विकास हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई, और उसका जो उसकी जो रेपुटेशन थी वो एक डेवलपिंग कंट्री की तरह बन रही थी। तो यदि दोबारा वही बांग्लादेश की स्थिति लानी है तो रहमान साहब को वही प्रोग्रेसिव एटीट्यूड एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी के द्वारा चलना पड़ेगा। नहीं तो पाकिस्तान उनके सामने एक उदाहरण है किस प्रकार पाकिस्तान नीचे गया है और बांग्लादेश ऊपर आया है। तो इसलिए पूरे बांग्लादेश के लोगों, जनता को मेरा यही मैसेज है, ऐसी डेमोक्रेसी की सरकार को इलेक्ट करें जिससे कि बांग्लादेश दोबारा से एक प्रोग्रेसिव कंट्री हो और पीसफुल कंट्री हो। राइट। यूके देवनाथ सर, एक इंटरिम गवर्नमेंट की जब बात हो रही थी, अभी मेरे जो मेहमान हैं इमदादुल्ला जी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं। दैट्स वेरी राइट। एंड एक बहुत बड़ा, अगर मैं कहूँ एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो यूनुस साहब तो गद्दी पर होने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन विद एक्शन, विद फोर्स एंड विद पब्लिक लाइट वो शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद वो आते हैं इन पिक्चर, और आवाम उनको देखती है इंटरिम गवर्नमेंट के प्रमुख के तौर पर, इसलिए ताकि वो आने वाले दिनों में बांग्लादेश की स्थिति को स्टेबलाइज कर सके, बांग्लादेश में चुनाव करा सके, बांग्लादेश की स्थिति ठीक कर सके। लेकिन हो क्या रहा है वो तो हम भी देख रहे हैं। अब आने वाले समय में रहमान रहनुमा साबित होते हैं नहीं होते हैं ये तो अलग चर्चा है, लेकिन अगर एक ऑप्शन खुलता है, फॉलोअर्स जो यूनुस के हैं, जो यूनुस के साथ खड़े थे उस वक्त भी जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, वो तो आज भी अडिग है ना, वो तो आज भी इस वक्त हम देख रहे हैं ढाका की सड़कों पर किस तरीके से तराही तराही मचाए हुए हैं। तो वो कैसे समझेंगे, वो कैसे, उनको कैसे एक पेज पर लाएंगे रहमान साहब? देखिए, ये इलेक्शन हो रहा है बीएनपी वर्सेस अदर पार्टीज जी। तो अदर पार्टी बोला तो जमात इस्लामी, जो पिछले हफ्ते का जो एक एनजीओ ने वहाँ सर्वे किया था, एकेडमिक ग्रुप ने एक सर्वे किया था, उसके अनुसार फिलहाल बांग्लादेश में 40% लोग बीएनपी के सपोर्ट में हैं और एनसीपी के सपोर्ट में करीबन 20% लोग हैं और जमात
के पक्ष में भी करीबन कई 25% वोट हैं। राइट। तो अगर और मुस्लिम छात्र शिविर अलग अलग गुट भी वहां पर हैं, वो माइनर हैं, किसी को 4% वोट, किसी को 6% वोट। तो इलेक्शन में एनसीपी अपने बलबूते पर नहीं आएगी पावर पर, जमात भी अपने बलबूते पर पावर में नहीं आएगी। अगर हम इनके लिए सोचे, मोहम्मद यूनुस को एनसीपी, जमात और दूसरे अलग अलग मुस्लिम छात्र शिविर जो सपोर्ट करते हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा 1/3 सीट ले अगर लेंगे। मैं इसको देखूं सर, इज दिस अमेरिकन फोर्स्ड? क्या अमेरिका का इस पर फोर्स है? अमेरिकन फोर्स के तहत रहमान की वापसी हुई और इसे हम इसी पेज पर कंसिडर करें? और आने वाले दिनों में क्या ये अब श्योर हो चुके हैं वहाँ के लोग भी, वहाँ की आवाम भी, कि अब रहमान ही आ रहे हैं? जो अभी तक हालात हैं, चाहे वो अंदरूनी हालात हों या बाहर के देशों से जो गवेषणा की जा रही है, बीएनपी ही सबसे बड़ी पार्टी होगी। सिर्फ सवाल यह है कि क्या उनको जातीय असेंबली में, नेशनल असेंबली में, क्या उनको 50% से ज्यादा अपने बलबूते पर मिल जाएगा या उनको बाहर किसी से सपोर्ट लेना यानी पड़ेगा? कि पहले अपने अगर कहें एक इंडिपेंडेंट फोर्स से वो आते हैं या विद हेल्प आते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है यूके देवनाथ सर कि बांग्लादेश में रहमान को एक रहनुमा के तौर पर जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि वो बात भी कुछ इसी तरीके से कर रहे हैं कि धर्म का सम्मान वो करवाएंगे और जो बातें वो रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आवाम को बहुत खुश कर रही है। इतना ही वक्त मेरे पास था, कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हालांकि बांग्लादेश की स्थिति जो है वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो सुलूक हो रहा है उस पर अब विचार और आक्रोश एक तरह से कहे तो भारत में इसका साइड इफेक्ट नजर आ रहा है। डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ है बीते कुछ सालों में, वो भी चिंता का विषय है।